हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में अभी तक हम जो डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म की डाइकोटोमी पढ़ चुके हैं, उनके बीच के मिडिल पाथ वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। दो मिडिल पाथ बताए गए, एक है नियो डिटर्मिनिज्म, दूसरा है प्रोबेबिलिज्म। जो नियो डिटर्मिनिज्म है वो बेसिकली प्रो डिटर्मिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। ये कहता है मैन जो चाहे वो करे, लेकिन फिर भी उसे अपनी लिमिट में रहकर काम करना चाहिए। और जो प्रोबेबिलिज्म है वो कहता है जब कुछ नहीं पता हमें क्या करना है, हम प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर जाएंगे। मैन जो चाहे कर सकता है, ठीक है, उसके पास जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसमें से कोई एक चीज़ करेगा। तो इन दोनों चीज़ों का जो डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म का जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसको सुलझाने के लिए ये दो मिडिल पाथ बताए गए हैं। इनसे क्वेश्चंस अगर हम देखें, जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं सिलेबस में, टॉपिक तो ये यही रहेगा, डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म। टॉपिक ये चेंज नहीं होने जा रहा है। क्वेश्चंस अगर हम देखें इससे जो पूछे हुए हैं अभी तक, सिर्फ और सिर्फ नियो डिटर्मिनिज्म पर क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन नियो डिटर्मिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। आने वाले टाइम में प्रोबेबिलिज्म पर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जब आप डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म दोनों चीज़ों की बात करते हो या फिर नियो डिटर्मिनिज्म की भी बात करते हो, वहाँ पर आपको प्रोबेबिलिज्म के ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए। तो मिडिल पाथ से पहले जो पिछले लेक्चर का जो थीम थी उसकी हम एक बार रिकैप करते हैं। जो डिटर्मिनिस्ट हैं वो कहते हैं कि गॉड यानी कि नेचर इज़ सुप्रीम, नेचर डिटरमाइंस मैन, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं। और जो पॉसिबिलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि मैन इज़ सुप्रीम, यानी कि मैन इज़ ग्रेटर देन नेचर और गॉड। तो ये ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की बात करते हैं, जो ह्यूमन चाहेगा वो होगा। ये पॉसिबिलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी आप चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। और जो डिटर्मिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहता है जो नेचर चाहेगी अल्टीमेटली वही करेगी। तो इनको सुलझाने के लिए दो अप्रोचेस हैं। पहली है नियो डिटर्मिनिज्म, यानी कि डिटरमाइन जो करेगा वो करने वाली तो नेचर ही होगी। डिटर्मिनिज्म का जो दूसरा मीनिंग है, फुल मीनिंग है जब हम डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं, वो होता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो इसको आप नियो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहोगे, यानी कि होगा तो वही, लेकिन थोड़ा सा ह्यूमन एस्पेक्ट इसमें ज़रूर दे दोगे। इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। समझते हैं कैसे। एक इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, थॉमस ग्रिफिथ टेलर। कुछ बुक्स इनको ऑस्ट्रेलियन जोग्राफर भी कहते हैं, ठीक है, उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते। तो जो टी.जी. टेलर थे, इन्होंने न्यू डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट का जो आइडिया दिया था, बुक लिखी थी ऑस्ट्रेलिया 1948 में। उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर स्टडी की थी, उसमें इन्होंने कुछ बातें की थी। तो इन्होंने ये कहा था देयर इज़ अ सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। जो पॉसिबिलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वो डेफिनेटली इन्होंने लिया, एंड मैन इज़ फ्री टू चूज़ अमंग दैम। अभी तक ये पॉसिबिलिज्म की बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ तो हैं और आप जो चूज़ करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन ये एक लाइन और ऐड करते हैं, हाउएवर दीज पॉसिबिलिटीज़ आर ऑफर्ड इन लिमिट बाय नेचर। यानी कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो आपके पास चॉइस हैं, वही ही लिमिटेड हैं। आप उन चॉइस के बियॉन्ड जा ही नहीं सकते, और अगर आप जाओगे उन चॉइस के बियॉन्ड तो वहाँ पर दिक्कत आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल डेजर्ट में आप अभी वीट नहीं उगा सकते हो, तो डेजर्ट में वीट उगाने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो आप उसको चूज़ ही नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आप उसको उगाने जाते हो तो वहाँ पर फिर एक्सीडेंट होगा। इसी वजह से इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। जैसे ही आप ये नेचर की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, नेचर की लिमिट्स को वायलेट करते हो, आपका एक्सीडेंट हो जाता है। यही चीज़ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म में ये ट्रैफिक कंट्रोलर से मैन को कंपेयर करते हैं। जैसे ट्रैफिक हवलदार जो होता है, उसने अगर कह दिया कि रेड लाइट है, रुक जाओ। अब ट्रैफिक यहाँ से यहाँ चल रहा है, लेकिन आप यहाँ से आ गए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आप पार हो जाओ, लेकिन एक बार दो बार कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो ही जाएगा। तो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी इसे कहते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि ये फिर से याद कर लो, देयर इज सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, या देयर आर भी आप कर सकते हो, इन्होंने इज लिखा हुआ है, एंड मैन इज़ फ्री टू चूज अमंग देम, हाउएवर दीज पॉसिबिलिटीज़ आर ऑफर्ड इन लिमिट। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये लिमिट में दी जाती है। तो सेंट्रल आइडिया क्या है, एक बार इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो पॉसिबिलिस्ट थे, चाहे वो पॉल विडेल डेला ब्लाश हों, किसी की भी आप बात कर लो, फेबरे की बात कर लो, इन्होंने जो अपने आइडियाज़ डेवलप किए थे यूरोप में डेवलप किए थे। आप इसमें फ्रेंच स्कूल देखोगे, ब्रिटिश स्कूल देखोगे। ये सब क्या है, टेम्परेट इन्वायरमेंट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप, जहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत सूदिंग सा है। लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट दुनिया में मिलते कहाँ हैं।
अगर आप कॉलोनियल जो एक्सपीडिशन है, कॉलोनाइजेशन का फेज़ है, आप देखो कि यूरोपियन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेट रीजन्स में रह गए, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया के जो बेल्ट्स हों, या फिर साउथ अमेरिका की जो टेम्परेट बेल्ट है या नॉर्थ अमेरिका की टेम्परेट बेल्ट है, वहाँ वहाँ तो यूरोपियंस आज भी हैं। लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट रेयर है ना पूरी दुनिया में, तो जो पॉसिबिलिज्म जो है, जो आइडिया था पॉसिबिलिस्ट का, वो कहीं ना कहीं अपने आप में गलत है, फ्यूटाइल है। जो टेलर है वो ये कहते हैं, इन नो इन्वायरमेंट आर पॉसिबिलिटीज़ लिमिटलेस, कहीं भी लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं होंगी, और हर एक चॉइस के लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर आप इंदिरा गांधी कैनाल डेजर्ट में ले जाते हो तो वहाँ फिर विद टाइम सॉइल सैलिडिटी आपको दिखेंगी, फिर आप उस चीज़ से दूर नहीं भाग सकते हो, राइट। तो ये हम अभी एप्लीकेशन में देखेंगे आगे कि क्या क्या प्राइस आपने पे किया। पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, मैन को वापस से क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे, पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा, तो जो प्राइस है वो तो आपको पे करना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल ओवर ह्यूमन एक्टिविटी इज़ एनॉर्मस, हमेशा जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल है वो डिटरमाइन करेगा। तो इन्होंने ऑल दो मिडिल पाथ लाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी डिटर्मिनिज्म को इन्होंने फेवर ही किया। इसी वजह से इन्हें नियो डिटर्मिनिस्ट कहते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म, राइट। इन्वायरमेंटल कंट्रोल की बात की, इन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि मैन जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन लिमिट में रह के बात करें। तो जैसे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट की स्टडी की थी, उन्होंने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल से, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर से लिमिटेड है। ये उनकी खुद की बुक की केस स्टडी है, आप इसे कोट कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म में तो मैन जो चाहे वो कर ले, इनोवेशन कर ले, एक्टिविटी कर ले, वट एवर दे वॉन्ट टू डू, लेकिन एक लिमिट है चेंज की, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो नेचर ने सोचा है, जो ऊपर वाले ने आपके लिए सोचा है, खुदा ने आपके लिए प्लान किया, वही ही होगा। इन्वायरमेंट विल विन द बैटल एंड मैन को कंपेल करेगा कि कंप्रोमाइज़ आप करो, रुकना पड़ेगा। अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तो फिर अर्थक्वेक्स आएंगे, तो फिर लैंडस्लाइड्स होंगी। केदारनाथ ट्रेजेडी आपने देखी, आजकल आप जकार्ता को आप देख रहे हो कि वहाँ सबमर्जेंस होता जा रहा है, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन फेल हो रहा है। तो मैन को कंप्रोमाइज़ करने के लिए फोर्स करेगी नेचर कि आपको रुकना पड़ेगा। स्टॉप एंड गो, रुको और देखो फिर जाओ। मैन इज़ एबल टू एक्सेलरेट, स्लो और स्टॉप। मैन जो चाहे वो कर सकता है, एक रीजन के डेवलपमेंट को वो एक्सेलरेट कर सकता है, उसकी मर्जी, स्लो भी कर सकता है और बंद भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन टेलर कहते हैं कि इफ़ ही इज़ वाइज देन ही शुड नॉट डिपार्ट फ्रॉम द डायरेक्शंस एज इंडिकेटेड बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या है, डायरेक्शन क्या, ट्रैफिक लाइन है, जो डायरेक्शन है, यहाँ पर आप ट्रैफिक हवलदार हो, तो जो आपको डायरेक्शंस दे दी वो आपको वायलेट नहीं करनी चाहिए। जब ये वाली लाइट खुली है तभी आप निकलोगे, रेड है तो नहीं निकलोगे। इफ़ ही इज़ वाइज, अगर आप समझदार हो तो ही इज़ लाइक द ट्रैफिक कंट्रोलर हु ऑल्टर्स द रेट बट नॉट द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस। रेट तो ऑल्टर कर सकता है, ट्रैफिक कंट्रोलर क्या करेगा, अभी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रोक देगा, लेकिन जाना जिन्हें यहाँ है वो यहीं जाएंगी ना, वो यहाँ तो मुड़ के नहीं चली जाएंगी, ठीक है। तो स्टॉप एंड गो, यहाँ से ये स्टॉप एंड गो का नाम आता है। अब टेलर ये भी कहते हैं कि व्हाट इज़ वाइज एंड व्हाट इज़ फूलिश, इनके बीच में जो चॉइस आपको दी जाती है, ये तो मतलब फालतू चीज़ है ना, ये ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, नेचर इसको नहीं जानती। नेचर के लिए क्या वाइज है क्या फूल है, नेचर में सिर्फ दो ही चीज़ होती है, या तो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। जब यूपीएससी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो सिर्फ दो ही चीज़ होती हैं, या तो आप सक्सेसफुल हो गए या फेल हो गए। कि मैं ऐसा हो सकता था, आई फेल्ड ओनली बाई 6 मार्क्स और ओनली बाई 1 मार्क, मैं अगर 6 नंबर से कट ऑफ मिस कर देता हूँ तो मैं भी उतना ही प्रीलिम्स दोबारा देने के लिए लायबल हूँ जितना कि जिसने 400 नंबर से मेंस मिस किया हो या फाइनल कट ऑफ। तो नेचर तो दो ही चीज़ें जानती है, ये जो फूलिशनेस एंड वाइजनेस की बातें हैं वो तो ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, नेचर को इनमें से कुछ नहीं पता। टेलर ने अल्टीमेटली फेब्रे को भी कोट किया, जो कि फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म है। देयर आर नो नेसेसिटीज़ बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, हमेशा हर जगह आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी, कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा। बारिश ज़्यादा होगी तो टेम्परेट फॉरेस्ट होंगे, ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ है, फॉरेस्ट को काट के आप दूसरी चीज़ें लगा लो। एंड मैन एज अ मास्टर ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज़ द जज ऑफ देयर यूज़। ये आपके ऊपर है कि आप टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में घर बनाना चाहते हो, वहाँ पर आप पाम ऑयल की खेती करना चाहते हो, या फिर आप फॉरेस्ट रहने देना चाहते हो, क्योंकि मैन मास्टर है उन पॉसिबिलिटीज़ का। टेलर ने इन चीज़ों की बात की। तो अगर हम नियो डिटर्मिनिज्म को इवेल्युएट करने की कोशिश करें
तो ये ज्योग्राफी एंड यू की लाइन है, तो अगर आपको कोट करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हो। मैन एंड इवन द इकोनॉमिक सिस्टम, दोनों चीज़ें, ठीक है, दोनों को ही लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, राइट। टेलर ये कहते हैं कि ह्यूमन की जो नॉलेज है वो फाइनाइट है, और हमेशा जो भी मैन हमेशा चूज़ करेगा फ्रॉम अ रेंज जो भी नेचर उसे प्रेजेंट करेगी, ठीक है। एक तो आपकी नेचर फाइनाइट है, आपको इनफाइनाइट नॉलेज है नहीं, तो आप बहुत चीज़ें आप कर नहीं सकते हो। इसके अलावा आपको लॉ ऑफ नेचर वो दोनों गवर्न करने ही है, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। यू हैव टू एंड यू मस्ट चूज़ ओनली फ्रॉम द रेंज विच नेचर प्रेजेंट्स यू, यही है। एग्जाम्पल और एप्लीकेशन अगर आप देखो तो ये कहते हैं कि आप शेल्टर बेल्ट बना लो, लेकिन हैवी रिवर स्ट्रीम को तो आप नहीं रोक लोगे ना। आप डैम बना लो, लेकिन फ्लड और हैवी रेंस नहीं रोक ले जाओगे, ठीक है। आप नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर सकते हो, लेकिन अगर आप लिमिट्स के बाहर गए तो फिर वो रिसोर्स क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस आपको दिखेगी। हम हज़ारों एग्जाम्पल डेली सुनते हैं, पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपने कुछ एक गलत एक्शन लिया तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा, तो नेचर आपको कंपेल करती है कि अपने गलत एक्शंस को आप कंट्रोल करो। जो पेरिस एग्रीमेंट है, जो भी ये क्योटो प्रोटोकॉल, एनीथिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हो गया, CBDR हो गया, जो भी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं मैन को कंपेल किया नेचर ने कि अपनी गलतियाँ आप करेक्ट करो। ग्रीन रिवॉल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमने देखे कि पहले तो ठीक था, अभी वहाँ सैलिनिटी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई है, किसान पंजाब में भी सुसाइड करते हुए दिख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे एग्जांपल्स आपने देखे। इंदिरा गांधी कैनाल बना दी तो आसपास सॉइल सैलिनिटी बढ़ गई है। जकार्ता का सबमर्जेंस हो रहा है क्योंकि वहाँ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो गया, तो कैविटीज़ बन गई हैं अंडरग्राउंड, तो सबमर्ज होता जा रहा है, कैविटीज़ बन गई। सपोज़ ये लैंड है, ये लैंड सरफेस है, यहाँ कैविटी बन गई तो ये अल्टीमेटली ब्रेक हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, ठीक है। चेन्नई में हमने वाटर क्राइसिस देखी, क्यों? क्योंकि ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड पुअर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये चीज़ें दिखी। केरला फ्लड अगर आप देखो तो वेस्टर्न घाट का जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हमने कर दिया उसकी वजह से। तो इस तरह से एंडलेस एप्लीकेशन और एग्जाम्पल हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, बट विद इन द लिमिट्स जो आपको प्रोवाइड की गई है, राइट। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा प्रो पॉसिबिलिज्म है, पॉल विडेल डे लाप्लास उसके जो व्यूज़ हैं उससे कंपेटिबल है, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिज्म। ज्योग्राफी में ये व्यू OH स्पेट ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा ये एथिक्स में चलता है, केस बेस्ड जब हम स्टडीज़ करते हैं, केस स्टडीज़ हैं, वहाँ पर हम प्रोबेबिलिज्म की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या कहती हैं? आपको कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है, बस आप उसको लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करोगे। तो देखते हैं, ये टर्म भी मिडवे प्रपोज की गई थी, हम लेक्चर में देख ही चुके हैं। तो सेंट्रल आइडिया क्या कहता है? इन एब्सेंस ऑफ सर्टेनिटी प्रोबेबिलिटीज़ बेस्ट क्राइटेरियन। जब कुछ चीज़ सर्टेन है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटीज़ पर जाओ, ठीक है। जैसे अगर आपको ये समझना हो तो पहले हम ये समझते हैं, व्हेन मैन डज नॉट नो वेदर एन एक्शन वुड बी परमिसिबल और नॉट, जब हमें पता ही नहीं है कि एक्शन हो सकता है कि नहीं, तो हम एक प्रोबेबल ओपिनियन पर रिलाई करते हैं उसकी परमिसिबिलिटी के लिए, चाहे एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसी और चीज़ किसी और प्रोबेबल ओपिनियन आपको दिखे जो ये कहे कि ये परमिसिबल नहीं है। जैसे ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन है, तो हमने एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देकर हमने कहा कि इसके फेवर में हमने कुछ बात कर दी और कुछ रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज़ ने सपोर्ट भी कर दिया, तो हम उस प्रोबेबल ओपिनियन को लेकर उसकी परमिसिबिलिटी पर चले जाते हैं। चाहे हमें ये पता हो कि एक ज़्यादा प्रोबेबल ओपिनियन है जो ये कहती है कि इस तरह के एक्शंस नॉन परमिसिबल हैं क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में लॉसेज हो जाएंगे। अगेन, आपको अगर ये देखा कि आपने लॉजिकली आर्ग्यूमेंट दे दिया और अथॉरिटीज़ ने सपोर्ट कर दिया कि उत्तराखंड के पहाड़ों में आप घर बना सकते हो, होटल्स बना सकते हो, ठीक है, तो एक प्रोबेबल ओपिनियन है, उस पर आप रिलाई कर जाओगे, आप उसे परमिसिबल मान लोगे, चाहे भले ही आपके पास ये पता है आपको कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट, नेचर आपसे आने वाले टाइम में इसका हिसाब चुकता ज़रूर करेगी कि नॉन परमिसिबल है, फिर भी। तो जब लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज़ करेक्ट और नॉट, वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट की तरफ जाते हैं, उसे हम इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और या फिर रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी का वेट करते हैं जिसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जो जेंसेनाइट्स थे, जेंसेनाइट्स कौन होते हैं? जो कैथोलिज्म है उसमें एक मॉडर्न थियोलॉजिकल मूवमेंट है, उन्होंने ये कहा था, इन डाउटफुल केस ऑफ कंसाइंस, जब हमारी कंसाइंस, जो हमारी अंतरात्मा है, उसकी आवाज़ डाउटफुल है, तो वन शुड फॉलो द सेफर व्यू,
ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आप कुछ भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन जो आपने लॉजिकली एंड जो दुनिया सपोर्ट करती है उस चीज़ को आपने सपोर्ट कर लिया। दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिज्म। तो मतलब ह्यूमन का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ज़्यादा कंपेटिबल है, ठीक है। जो भी आपको चॉइसेस दी थी इन्वायरमेंट ने, उसमें से आपने कुछ भी एक चूज़ कर लिया, ठीक है। तो इसका सेंट्रल आइडिया है, इन द एब्सेंस ऑफ सर्टेनिटी प्रोबेबिलिटी इज बेस्ट क्राइटेरियन। इन्वायरमेंट डज नॉट यूनिकली डिटरमाइन ह्यूमन एक्शन, ठीक है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स को मोर प्रोबेबल बनाया जाता है। जैसे अभी हमने टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की बात की, TRF, ये यूनिकली डिटरमाइन नहीं करता है ह्यूमन एक्शन को। हो सकता है ह्यूमन ने उनको टच ही नहीं किया, अनटच है, तो वो अनक्लियर्ड ग्राउंड फॉरेस्ट है, मतलब जैसे नेचुरल फॉरेस्ट थे वही हैं। या फिर हो सकता है उन्होंने एग्री कर दी पाम ऑयल, या फिर उन्होंने सेटलमेंट बना लिया जैसे अंडमान में बना लिया। तो कुछ रिस्पॉन्सेज ज़्यादा प्रोबेबल हो सकते हैं, तो यूनिक नहीं होगा, इंसान के ऊपर है। ह्यूमन एक्शंस ना तो ऑल चॉइस है, मतलब पॉसिबलिज्म कि जो ह्यूमन चाहे वो करेगा, ना ही नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, डिटर्मिनिस्ट। ऑल और नथिंग मतलब बेसिकली ये बात करना चाह रहा है पॉसिबलिज्म और डिटर्मिनिज्म की। ना ही कंपल्शन है नियो डिटर्मिनिज्म। दिस इज़ अ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। हमेशा बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर ही इंसान काम करेगा। वो ना तो ऑल और नथिंग, या तो सब कुछ कर ले इंसान, या फिर कुछ भी ना कर पाए, यानी कि पॉसिबलिज्म या फिर डिटर्मिनिज्म, या फिर कंपल्सन की मजबूरी, आपको इसी में से चॉइस लेनी पड़ेगी, डिटर्मिनिज्म। इन सब में से कुछ नहीं है, वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पर चलेगा। तो यही इसका सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल थीम है। क्रिटिसिज्म क्या है प्रोबेबिलिज्म का, कि जो इन्वायरमेंट की कंप्लीट नॉलेज है वो हो सकता है अवेलेबल ही ना हो, जो डेटा है वो हो सकता है रिलायबल ही ना हो, और जो परसेप्शन है रिसोर्सेज के बारे में वो कम्युनिटी टू कम्युनिटी, मैन टू मैन, रीजन, रिलीजन, कंट्रीज़, ये सब डिफ़र करता है। तो इंसान की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि वो क्या एक्शन लेगा वो आप एसेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन है वो यहाँ ट्रू है कि इन्वायरमेंट डज नॉट यूनिकली डिटरमाइन द एक्शंस, हर जगह सेम एक्शंस नहीं होंगे। तो इवैल्यूएशन अगर आप प्रोबेबिलिज्म का करना चाहो, कि जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी थी ये अल्टीमेटली एक इसेंशियल कंपोनेंट बन के आई ज्योग्राफिकल एनालिसिस में, और एक कॉमन मोड ऑफ डिस्कोर्स फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंडस्केप बाद में प्रूव हुई। बाद में जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज़ हैं, जैसे किसी ने थ्योरी दे दी कि इंडस्ट्री ऐसे होनी चाहिए, अब इंसान के ऊपर है वैसे बनाए ना बनाए। कई जगह सब ऑप्टिमल इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज़ हैं, हर जगह वॉन थ्योरेट का मॉडल एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह आपका जो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है वो मॉडल एप्लीकेबल नहीं है, ग्रोथ पोल थ्योरीज हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो हमेशा एक प्रोबेबिलिटी है, हर चीज़ के एक्सेप्शंस हैं, हर चीज़ के फेवर्स में कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये इवैल्यूएशन है। अगले लेक्चर में हम और नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो देन यू कैन विजिट सिनॉप्सिस IAS। यहाँ ऑप्शनल्स में आपको ऑप्शनल क्लासरूम में काफ़ी सारे ऑप्शनल्स दिख जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ एंड फाउंडेशन कोर्स, यानी कि टेस्ट सीरीज़ प्लस ऑप्शनल कोर्स, दोनों ही चीज़ें अवेलेबल है। सो यू कैन इनरोल एंड फ्री रिसोर्सेज यहाँ आप ज़रूर चेक करते रहो। ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।